हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। आज हम अपना लेसन 3 बसंत का जो लेसन 3 है हिमालय की बेटियां वो पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां नामक लेसन के जो लेखक हैं वो कौन है? नागार्जुन। इसके लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन। ठीक है, तो इसके शब्द अर्थ और नागार्जुन का लेखक परिचय मैंने अपने नोट्स के द्वारा आपको लिखवा दिया है, वो आपने कर लिया होगा। तो चलो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। सबसे पहले तो चलो हिमालय की बेटियां, इस लेसन में बेटा जो लेखक है उसने जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, जितनी भी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, उनका बेटियों के रूप में वर्णन किया। हिमालय की जो बेटियां नामक लेसन है, इसमें लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का बेटियों के रूप में वर्णन किया है। तो आइए हम इस लेसन के बारे में अब पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो यहाँ पर लेखक ने संभ्रांत, पहले तो सबसे पहले संभ्रांत का मीनिंग क्या होता है बेटा? उत्तेजित। ठीक है ना? तो इसमें लेखक क्या कह रहा है? इसमें लेखक कह रहा है कि अभी तक मैंने जो नदियां, इन यहाँ से लेके अभी तक मैंने, और धारा में डुबके लगाता, हम यहाँ से इन पंक्तियों के बारे में बता रही हूँ आपको। तो लेखक कह रहा है कि बेटा अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, कि नदियों को मैंने, जो नदियों का जो रूप है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। दूर से देखने पर जो नदियां हैं वो कैसी लगती थी? बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। ऐसी लगती थी वे किसकी भांति लगती थी? किसकी तरह लगती थी? भांति का मतलब क्या? की तरह। वे एक संभ्रांत मतलब उत्तेजित महिला की तरह नजर आती थी। ये सारी बातें वो नदियों के बारे में कह रहा है लेखक। नदियों के प्रति लेखक के दिल में बहुत आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं नदियों में डुबकी लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपनी माँ और दादी और मौसी और मामी की गोद में डुबकियां लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन है बेटा, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मैं कुछ और रूप में ही सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक कह रहा है कि लेकिन जब इस बार मैंने हिमालय के ऊपर जाकर देखा तो मुझे नदियों का कुछ और रूप ही दिखाई दिया। मैं यह देखकर हैरान था कि ये नदियां हैं जो समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल मतलब इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। आगे देखो, इनका उछलना और कूदना। देखो जो ये नदियां आपको दिख रही है ना पिक्चर में, कैसी पहाड़ों से निकलती है, पतली होती है, घूमती फिरती है, मतलब ऐसे। ठीक है ना? तो आगे इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते रह जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक के मन में प्रश्न आता है कि जब ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर मैदान में जाती है तो इनका यह जो हंसना है, इनकी जो ये भावभंगियाएं हैं, ये भावभंगिमाएं हैं, या इनका जो ये खुश होना, ये सारा कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। कौतूहल का मतलब क्या था? किसी चीज को जानने की इच्छा, और विस्मय क्या होता है? हैरान। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है इन लाइनों में कि इनकी यह भाव, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, कि इतना आश्चर्य तो जब मैं किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ, या किसी कली को जब मैं देखता हूँ। कली का मतलब क्या होता है? जो फूलों के ऊपर जो कली होती है। तो इतना आश्चर्य तो मुझे तब भी नहीं होता जितना कि मैं इन हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, जितना कि बेटियों का मतलब कि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, इनके रूप को देखकर जितना आश्चर्य मुझे होता है, उतना तो मुझे किसी सुंदर लड़की या किसी कली को देखकर भी नहीं होता। नेक्स्ट बेटा,
कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यहाँ लेखक कह रहा है कि जो ये नदियां हैं पता नहीं इतनी कहाँ भागी जा रही है, इनका ऐसा कौन सा उद्देश्य है। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, कि इनका ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा, मतलब जिससे कि इन्हें चैन नहीं है कि ये क्यों भागी जा रही है, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिनको पाने के लिए ये इतनी भागी जा रही हैं। इन लाइनों में ये कह रहा है लेखक। नेक्स्ट उसके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं लेखक के मन में। आगे लेखक कह रहा है, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो यहाँ लेखक कहता है, अपने मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अपने महान पिता मतलब हिमालय, अपने हिमालय नामक पिता का प्यार पाकर भी अगर इन नदियों का मन, मन का मतलब हृदय, इनका मन नहीं भरता है तो ऐसा कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, मतलब किसको देखकर ये कहाँ जाकर इनकी प्यास बुझेगी। ये सारी बातें नदियों के बारे में लेखक कह रहा है। आगे, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्य काएं, सर सब्ज उपत्यकाएं, एक ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो यहाँ लेखक कहता है कि जो ये नदियां हैं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां की, बर्फ, ये जो नदियां हैं बर्फ की पहाड़ियों पर, छोटी घाटियों में, और जो आदित्य काय का मतलब कहते हैं जो पर्वत के ऊपर का समतल भाग होता है ना, उसको कहते हैं। और मतलब पर्वत की चोटियों पर जाकर ये अपनी सारी लीलाएं करती, बाल क्रीड़ाएं, ये नदियां हैं जो अपनी सारी बाल क्रीड़ाएं करते हैं, मतलब जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ से गुजरती हुई ये सारी अपनी बाल निकेतन सारी लीलाएं करती है, बाल क्रीड़ाएं करती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। आगे लेखक इन लाइनों में कहता है कि जब ये बहती बहती, मतलब खेलते खेलते, खेलते खेलते का मतलब क्या है, अब नदियां खेल लेंगी थोड़ी ना, वो अपनी कल्पना में कह रहा है कि जब ये बहते बहते, जब ये थोड़ी सी दूर चली जाती है और बहते हुए जब ये देवदार, चीड़ी, सारे इन जंगलों में से इस टाइप के जो ये पेड़ हैं यहाँ से बहती हुई इस प्रकार के जंगलों में पहुंच जाती है, बहती हुई, तो शायद वहां जाकर, क्योंकि वहां जाकर क्या हो जाती है, इनकी गति पहाड़ से निकलती है तो नदियों की गति क्या होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन समतल मैदानों में जाकर पहाड़ और जंगलों में पहुंचकर इनकी नदियों की गति क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो लेखक कहता है कि शायद यहाँ पहुंचकर इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। आगे है, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो हिमालय है, जो उनका पिता है, हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं, अपनी इन नटखट बेटियों की, अपनी इन नटखट बेटियों के लिए को कैसे झेलता होगा। यहाँ पर जो लेखक है क्या कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत पता नहीं इन अपनी नटखट बेटियों को कैसे झेलता होगा। कहने का मतलब क्या है कि बूढ़ा हिमालय से जो ये नदियां निकलती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पर लेखक कहता है कि बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, पहाड़ी स्थानों पर जो चोटियां होती है, वहां जाकर उनसे पूछिए कि जो उत्तर में सिर्फ क्या है, उनके पास सिर्फ मौन है, उनके उसके सिवाय, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। आगे है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, काबुल का मतलब कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक क्या कह रहा है बेटा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां निकलती है, इन्होंने नाम भी दे रखे, और इसके अलावा भी पता नहीं बेटा और बहुत कितनी सारी नदियां निकलती होगी, लेकिन सिर्फ जो जो मेन नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनके बारे में कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही उसके मन में, लेखक के मन में क्या आ जाता है, जितनी भी हिमालय पर्वत से छोटी बड़ी नदियां निकलती, सारी की सारी नदियां उसके सामने आ जाती है, जितनी भी नदियां ना, सतलुज, व्यास वगैरह, ये सारी। आगे है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। लेखक कहता है कि वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां वो अपने आप में कुछ भी नहीं है,
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत है ना, पता नहीं कितने टाइम से जो हिमालय पर्वत है ना, जो ये नदियां निकले हिमालय पर्वत के पिघले हुए दिल से, मतलब उसके दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर ये दो नदियों के रूप में समुद्र की ओर बह रही है। मतलब हिमालय पर्वत से निकलने वाली ये दो नदियां समुद्र की ओर बह रही है। आगे देखो, ये देखो कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली, मतलब किस्मत वाला होगा जहां पर ये दोनों नदियां जाकर मिलती है। यहाँ पर उस समुद्र को सौभाग्यशाली बताया गया है जहां पर जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो ये नदियां हैं सतलुज और बेतवा, उस कि ये समुद्र नदियां तो सारी कहाँ जाकर मिलती है बेटा, समुद्र में जाकर ही मिलती है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली होगा जिसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, या इन दो नदियों जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन दो नदियों जो दो नदियां जिस समुद्र में जाकर भी मिलती है वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। नेक्स्ट है सौभाग्यशाली का मतलब ना पता है ना, सौभाग्यशाली का मतलब खुशकिस्मत। पर्वतराज कहाँ किसको कहा गया यहाँ पर, हिमालय पर्वत को। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। यहाँ पर लेखक कहता है कि जिन लोगों ने नदियों का रूप सिर्फ मैदानों में ही देखा, मतलब जिन्होंने नदियों को सिर्फ मैदानों में ही बहते हुए देखा है, उन्हें वे शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि हिमालय पर्वत की गोद में ये नदियां बच्चियां बनकर किस प्रकार खेला करती है, मतलब कैसे हिमालय पर्वत की गोद से निकलती है ये। जिन्होंने सिर्फ नदियों का रूप कहाँ देखा है, पहाड़ी मैदानी इलाकों में, पहाड़ पे जाके नहीं देखा ना नदियों का रूप, उनके बारे में ये बात कही गई है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो। यहाँ पर क्या कहा गया है बेटा, जो माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली, कि जो पहाड़ पर जो लोग रहते हैं, जो लोग पहाड़ पर लोग रहते हैं तो सारा दिन देखते हैं कि नदियां पहाड़ों में से कैसे निकलती है, उनके लिए तो ये कोई खास बात नहीं है। उनको तो इनका यह रूप, मतलब नदियां जब पहाड़ से निकलती है उनको देखने में कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे सारा दिन देखते हैं। और जब हम घूमने जाते हैं नदियां पहाड़ों से निकलती कितनी अच्छी लगती है ना हमें भी। तो ऐसे ही लेखक कह रहा है यहाँ पर भी कि माँ बाप की गोद में जब ये नदियां हैं, जब पहाड़ों की गोद से मतलब पहाड़ से निकलती है, तो पहाड़ी आदमियों को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, भले ही उन्हें बिल्कुल भी अच्छी न लगती। आकर्षक का मतलब कि उन्हें उनके मन को बिल्कुल भी बेशक ना अच्छी लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो लेखक कहते हैं कि पहाड़ी आदमी जो वहां पर रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनके लिए नदियों का यह रूप भले ही आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो नदियों का यह रूप बहुत ही अच्छा लगा। लुभावना का मतलब कि मेरे मन को लुभाने वाला, मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए तो मैंने हिमालय को ससुर कह दिया। हिमालय को क्या कह दिया, हिमालय पर्वत को ससुर कह दिया, और समुद्र को उसका दामाद। हिमालय पर्वत का दामाद कह दिया समुद्र को। क्यों कह दिया, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं पैदा कहाँ से हुई है, वो हिमालय पर्वत से, और मिलती कहाँ है, जाकर समुद्र में। इसलिए उसने हिमालय पर्वत को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कह दिया, और कहता है कि मुझे यह कहने में कोई भी शर्म भी महसूस नहीं हो रही है। तो वो अपने कल्पनाओं में हिमालय पर्वत को पिता, समुद्र में मिलने के कारण उसको उसका दामाद कह रहा है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, मतलब वेत्रवती कौन है, बेतवा नदी की बात करें, तो बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। चंचल का मतलब क्या होता है, जो नटखट होती है, जो शरारती होते हैं उनको बोलते हैं ना नटखट, शैतान, है ना, ऐसे नाम देते हैं। और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था।
तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जब मैं इन नदियों को मैं देख रहा था तो इन चंचल नदियों को देखकर, क्योंकि लेखक को भी नदियों से बहुत प्रेम है, उसे नदियों का यह रूप बहुत पसंद है, तो वो कहता है कि जब यह बात इन चंचल नदियों को देखकर, कि मुझे यह बात इन नदियों को देखकर याद आई और सोचा कि महाकवि कवि कालिदास को यहाँ पर कवियों महाकवि क्यों कहा गया, क्योंकि वे बहुत बड़े कवि थे। तो वो बोल रहे कि उस महाकवि को भी नदियों का, तो मुझे ये बात याद आ गई कि जो कालिदास है, जो महान कवि है, कालिदास को भी नदियों का रूप, नदियों का कौन सा रूप पसंद था, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ था, अभी देखा था हमने, नदियों का वह सचेतन, मतलब चेतन रूप में वह भी उनके बारे में बहुत कुछ कल्पनाएं करता था। ठीक है, वो उन्हें प्रेयसी के रूप में, प्रेयसी का मतलब क्या होता है, प्रेमिका के रूप में देखता था। ठीक है ना। नेक्स्ट, दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, जुदा जुदा का मतलब क्या होता है, अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कहने का मतलब कि जो लोग जिसे कल्पनाओं में खो जाते हैं, तो कहते हैं कि असलियत में जो भी नदियों की पहाड़ी घाटियों या समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग रूप में उसको देखा गया, उन्हें पहाड़ों के रूप में उसे अलग देखा गया, समतल मैदानों के रूप में उन्हें अलग अलग देखेगा, तो उनका भी यही निर्णय होगा, उनका भी यही फैसला होगा जो मेरा है। ठीक है, मतलब पहाड़ से निकलकर वो जैसे मैदानों में निकलती है तो कैसे, तो उनकी भी यही कल्पनाएं आएंगी। आगे देखो, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। जैसे कालिदास है कवि, ऐसे ही काका कालेलकर भी एक लेखक है, उन्होंने नदियों को किस रूप में देखा है बेटा, लोक माता के रूप में। लोक माता क्यों कहा गया है नदियों को, क्योंकि जितनी भी नदियां वो पूरे संसार का भरण पोषण करती है ना, करती है ना, बहुत सारी चीजें मिलती है हमें नदियों से। आगे, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में देखा है, लेकिन यदि हम, लेखक अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि लेकिन यदि हम माता बनने से पहले इन नदियों का बेटियों के रूप में रूप देख लें तो उसमें भी क्या फर्क पड़ता है ना। और थोड़ा आगे चलिए, आगे लेखक कह रहा है, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो लेखक कहता है कि इनमें हम बेटियों का रूप देख लें या माता का रूप देख लें या किसी प्रेमिका की भावना कर लें तो कैसा रहेगा, क्वेश्चन कर रहा है वो, उसके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। लेखक कह रहा है कि नदियों को कोई लोग माता के रूप में देखता है, कोई प्रेयसी के रूप में देखता है, तो लेखक ममता का, ये ममता के सारे रूप है ना, बहन के रूप में, माँ के रूप में, सारे प्यार के रूप में, तो कोई प्रेयसी के रूप में, तो लेखक इसे ममता का एक रूप बहन के रूप में भी नदियों को देख रहा है, कि हम बहन के रूप में भी नदियों को देखें। तो लेखक ने कह रहा है कि बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि लेखक बहन, वो नदियां जो है, किसी ने बहन के रूप में उन्हें देखा, किसी ने माता के रूप में, किसी ने उन्हें प्रेयसी के रूप में, मतलब हर एक कवि ने उन्हें अपने अपनी नजरिए से नदियों को देखा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, लेखक कह रहे एक दिन मेरे मन में भी ऐसी ही इच्छा हुई, भावना का मतलब क्या, इच्छा हुई। थोलिड तिब्बत की बात है, लेखक तिब्बत में गया हुआ था, थोलिड यहाँ पे तिब्बत को ही कहा गया बेटा, तिब्बत की बात है कि लेखक जब तिब्बत में था, तो लेखक इधर उधर घूमते हैं, तो जब वो तिब्बत में गया था, मन उचट गया था, मतलब उसका मन क्या हो गया था, कई बार हम नहीं हो जाते परेशान, ऐसे उसका मन भी क्या हो गया था, मेरा मन उचट गया था। लेखक कहता है कि मेरा मन परेशान था, तबीयत ढीली थी, और मेरी तबीयत भी क्या थी, थोड़ी अच्छी नहीं थी, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज का मतलब क्या, सतलुज नदी। जब मेरा मन उचट गया था और जब मैं तिब्बत में था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तो मैं कहाँ जाकर बैठ गया, सतलुज की नदी के, सतलुज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। जब हम परेशान होते, जहां हमें अच्छा लगता है वहीं जाकर बैठते ना, तो लेखक को नदियों से प्यार था, तो वो कहाँ जाकर बैठ गया, सतलुज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। उस समय दोपहर का समय था, वो समय कौन सा था उस टाइम, दोपहर थी। पैर लटका दिए पानी में, उसने अपने पैर कहाँ लटका लिए, लेखक ने पानी में लटका लिए, ठीक है ना। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, जो नदी का जल बहता रहता है, तो उसने क्या कर दिया, लेखक का मन क्या कर दिया, प्रगतिशील जो जल उसके पैरों में से जा रहा है, तो उसे बहुत अच्छा फील हुआ, और उसका मन क्या हो गया, खुश हो गया, और खुश होकर क्या हो गया, वो गुनगुनाने लग गया।
पहले तो क्या था, वो परेशान था, लेकिन लेकिन वो क्या होगा, जब नदी के अंदर उसने अपने पैर डाले तो उसका पैर ठंडे ठंडे पानी से, तो उसका मन बहुत खुश होगा, खुश होकर वो क्या करने लगा, उस नदी के, उस दिन वो सतलुज नदी के उस रूप को देखकर बहुत खुश होगा, और खुशी में फिर वो क्या गुनगुनाने लग गया, आगे देखो, जय हो सतलज, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो यहाँ पर लेखक जब खुश हो गया तो उसने वह मन ही मन गुनगुनाने लगा, और क्या कहने लगा कि हे सतलुज बहन, क्योंकि लेखक ने उसे बहन के रूप में भी देखा है, कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वह बहुत हैरान कर देने वाली है। हुआ मुदित मन, मेरा मन यह देखकर, तुम्हारे इस रूप को देखकर बहुत खुश हो गया है। हटा खुमारी, और मेरे मन से जितनी भी चिंताएं थी सारी की सारी दूर हो गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसीलिए मैं तुम पर नौछावर हो जाता हूँ। आगे कह रहा है, तुम बेटी यह बाप हिमालय, यहाँ पर सतलुज नदी को बेटी कहा गया है और हिमालय पर्वत को बाप कहा गया है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय का, क्या कह रहा है लेखक, कि हिमालय पर्वत तुम्हारे बारे में चिंतित है लेकिन चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो प्रकृति रूपी नटी है उसके चित्रपट पर, मतलब उसके जो वस्त्र हैं उस पर जो हिमालय पर्वत है अपने अद्भुत छाप छोड़े हुए है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज तुम्हारे,